गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट्स की वीडियोस लेकर आ रही हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको अकाउंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो। तो जैसे कि अभी तक हमने मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लिया है, जनरल एंट्रीज पढ़ ली है, लेजर पढ़ लिया है, तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? ट्रायल बैलेंस। जैसे कि जब मैंने जनरल एंट्रीज की फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने क्या बताया था कि पहले हम पढ़ेंगे जनरल, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजर। तो आज वही हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या नीड है, वो सारा हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और स्कोरिंग भी है, तो ध्यान से सुनना वीडियो को स्किप मत करना, पूरी सुनना, जिससे आपके छोटे छोटे पॉइंट्स रह ना जाए। देखो, जैसे जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास जनरल की ली थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे जनरल बनाना। देखो, ये फर्स्ट क्लास है जनरल की, इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम जनरल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेजर पढ़ेंगे, तो फिर हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। अब बच्चों, हमने पक्का कर लिया जनरल की मैंने आपको 6 क्लासेस ली है। 6 क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन कराया, पूरे सारे टॉपिक्स क्लियर कराए हैं। तो जिसने जनरल की क्लास ना देखी हो, जनरल एंट्रीज की, वो पहले देख लेना इसे। उसके बाद हमने लेजर्स पक्के किए। लेजर्स की मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको लेजर्स अच्छे से करा दिया। अब हम किस पे आ गए? हम ट्रायल बैलेंस पे आ गए। अब हमें क्या करना है? ट्रायल बैलेंस पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाने की नीड ही क्यों है? ट्रायल बैलेंस क्या काम आता है? देखो, जैसे कि अगर आपको एक सिंपल पेपर दे दिया जाए सब कुछ लिख के, और 10 पेपर 15 पेपर दे दिया जाए, एक सिंपल 1 पेपर दे दिया जाए और एक 10 पेजेस दे दी जाए, तो आप इसको प्रेफर करोगे पढ़ना? 1 पेज को करोगे? आप सोचोगे 1 पेज में मेरे को एक्चुअल पिक्चर जल्दी से दिख जाएगी। तो जैसे ये है, हम जब भी अकाउंट्स की पिक्चर देखना चाहते हैं, तो सपोज मुझे पता लगाना है कि मेरे जो कैश अकाउंट में है वो कितना बैलेंस चल रहा है। ठीक है, मेरे को ये पता लगाना है मेरे कैश अकाउंट में कितना बैलेंस चल रहा है। तो ठीक है, वो हम अपने अकाउंटेंट से बोलते हैं कि ठीक है, लेजर्स की बुक निकाल ला और मुझे बता। तो वो क्या करता है? सर ये लो लेजर अकाउंट, आप देख लो कैश में कितना है, कैपिटल में कितना है। तो मेरे को ये तो हो जाता है, ये तो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है कि मैं पहले पहले पे। आप तो देखो, जैसे मैंने थोड़ी सी ट्रांजेक्शन थी तो कैश अकाउंट हमारा छोटा सा बन गया, हाफ पेज का बन गया, लेकिन बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन भी होती है, कितनी कितनी ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बहुत बड़े बड़े कितने कितने पेजेस पे बनते हैं, बहुत बड़े बड़े लेजर्स बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि जैसे पेजेस ही पलटते रहेंगे कि कितना बैलेंस है। पहले कैश का मोटी सी लेजर पर हाथ में पकड़ा देता है, पहले कैश का लेजर देखते रहो, फिर किसका कैपिटल का लिखते रहो। तो इस टाइम को सेव करने के लिए एक न्यू इन्वेंशन हुई है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ बैलेंस है। देखो, ट्रायल बैलेंस क्या नाम है इसका? ट्रायल बैलेंस। नाम से पता लग रहा है कि हमें बैलेंसेस डालने हैं। हमें क्या डालने हैं? बैलेंस। तो टाइम को शॉर्ट करने के लिए कि लेजर्स को देखने की जरूरत ना पड़े, हम क्या करेंगे? एक पेज पे सबके बैलेंस लिख देंगे। बस क्या करेंगे? हम एक पेज लेंगे, पर्टिकुलर्स में क्या करेंगे? सबके नाम लिख देंगे और साइड में क्या करेंगे? सबके बैलेंसेस लिख देंगे। उसको हमने क्या नामकरण दे दिया? ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सिंपल है बनाना, बिल्कुल सिंपल। बस लेजर्स के बैलेंसेस उठा उठा के हमें क्या करना है? उसमें डालने हैं, उसमें पुट करने हैं, जिसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। अब देखो कैसे डालनी है। मैम इतना इजी है क्या? हाँ, बहुत इजी है बच्चा। सिर्फ हमें थोड़ी सी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, किसको में एसेट्स बोलते हैं, किसको लायबिलिटी बोलते हैं, बस वो ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में मेरे को क्या करना है? मुझे सबसे पहले डालना है सीरियल नंबर, फिर डालना है पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ द अकाउंट, उसके बाद मुझे डालना है अमाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है ट्रायल बैलेंस बनाने का, कि जिसमें जैसे मैं क्या डालूंगी कि फर्स्ट नंबर पे मेरा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का मेरा 10,000 बैलेंस आ गया। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का मेरा 15,000 बैलेंस आ गया, जिससे लेजर देखने की जरूरत ना पड़े। जो भी बैलेंसेस मुझे देखने हैं उसके मुझे ट्रायल बैलेंस में ही एक्चुअल पिक्चर पता लग जाएगी कितने कितने बैलेंसेस इसके रखे हुए हैं।
अब देखो एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है। अब हमने लेजर बनाए थे, हमने क्या किया था, हमने सारी एंट्री पोस्टिंग कर दी थी, उसके बाद हमने एंड में टोटल किया था, जिसका हाईएस्ट टोटल आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको बैलेंसिंग चैप्टर में समझाया था, जिसका हाईएस्ट टोटल आ रहा था वो हम लिख देंगे नीचे। फिर दूसरी साइड को मैच करने के लिए, मैं क्या करूँगी, दोनों को सेम अमाउंट से लिख दूंगी। दूसरी साइड को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरा जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा वो मैं बाय बैलेंस सीडी डाल के वो डिफरेंस डाल दूँगी, और फिर नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में मैं उसको करूँगी, नीचे ले जाऊँगी बॉट डाउन। ये कैरी डाउन था, ये बॉट डाउन है, ठीक है। इससे क्या पता लगता था कि हमारे जैसे इसके अंदर ही था, हमारे कैश में इतना बैलेंस है, 3000 ज़्यादा बैलेंस है, मतलब 11,050 रुपये मेरे खर्चे हुए थे और 3000 समथिंग कम आ रहा था ना इसका। तो मैंने बैलेंस डालने के लिए ये किया था, 3185 रुपये डाला था। तो इससे मेरे को क्या पता लग रहा था कि मेरा कैश मेरे हाथ में है अब, ये पता लग रहा था। तो बस मैं बैलेंस डालने के लिए मैंने क्रेडिट साइड डाल दिया, जिससे मेरा बैलेंस मैच हो जाए। तो ट्रायल बैलेंस में मैं क्या करूँगी, यही वाला बैलेंस उठा के चलूँगी। कौन सी साइड चलूँगी, जिस साइड कैश अकाउंट में ज़्यादा आ रही थी। किस साइड ज़्यादा आ रही थी, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही थी। जैसे कि सपोज मैं अगर एग्जाम्पल भी लूँ, मेरे पास अगर 10 रुपये पड़े हैं और मैंने 5 रुपये खर्च दिए, तो अब मेरे पास कितने रुपये खड़े हैं, 5 रुपये और खड़े हैं। वो तो मैंने बैलेंस मिलाने के लिए कि 10 और 10 10 बैलेंस मिल जाए, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ की साइड डाल दिया। लेकिन एक्चुअल में तो मेरा डेबिट बैलेंस ये मेरे पास 5 रुपये अभी भी है, हाथ में है मेरे पास। वो तो मैंने क्या किया, नीचे वाला बैलेंस डालने के लिए मैंने 10 डालने के लिए मैंने क्या कर दिया, 5 को क्रेडिट साइड लिख दिया। लेकिन जो एक्चुअल में उसका बैलेंस है वो किस साइड है, मेरा डेबिट साइड ही है। तो ऐसे ही जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे, तो जो भी मेरा लेजर की साइड ज़्यादा थी उसी साइड ही डालना है। मतलब ये साइड ज़्यादा थी तभी तो मेरा बैलेंस आया क्रेडिट साइड, और हमने फिर क्या किया, नेक्स्ट मंथ में उसको नीचे ले आए और बॉट डाउन कर दिया, उतार दिया मैंने नीचे उसको। क्लियर। अब हम शुरू करें अपना लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बनाना। बहुत सिंपल है। हम किस लिए बनाते हैं, हमें पता लग गया, टाइम सेव होता है, फटाफट हमें पता लग जाता है कि किस अकाउंट में क्या क्या बैलेंस खड़े हुए हैं। डेटर्स का हमें पता लग जाएगा कि डेटर्स कितने खड़े हुए हैं, हमने सेल्स कितनी की है, हमने परचेज कितनी की है। हर लेजर, जो भी हमने लेजर्स बनाने सीखे थे ना, बैंक का, परचेज का, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का, सबका बनता है, जिसका भी बैलेंस हमारी बुक्स में खड़ा हो। ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था जर्नल की, कि मैं एक इलस्ट्रेशन लूँगी, उस इलस्ट्रेशन को ध्यान से समझना। उसके बेसिस पे ही मैं पहले तो जर्नल एंट्री सिखाऊंगी, फिर मैं लेजर सिखाऊंगी। अब मैं इसी बेसिस पे ट्रायल बैलेंस सिखा रही हूँ। ठीक है। ये वाली मेरी सारी एंट्रीज है, ट्रांजेक्शन्स है, इसके बेसिस पे मैंने जर्नल एंट्री बना ली, मैंने लेजर बना लिया। तो अब मैं लेजर्स उठा के अपना ट्रायल बैलेंस बनाती हूँ। क्लियर। देखो, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी कोई टॉपिक आपको समझ ना आए हो, कोई क्वेरी हो या फिर कुछ और क्वेरी हो जो कि अनकवर्ड हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेल कर दो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी उस क्वेरी का। तो चलो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एज एट, देखो अगर मैं इलस्ट्रेशन को देखूँ तो अप्रैल की ट्रांजेक्शन दी हुई है 30 अप्रैल की, तो मैं 30 अप्रैल का बनाऊंगी कि 30 अप्रैल को मेरा किस बैलेंस में क्या क्या अमाउंट खड़ा हुआ है, किस किस लेजर में क्या क्या अमाउंट खड़ा हुआ है। तो मैं फॉर्मेट बनाती हूँ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, या फिर नेम ऑफ द हेड, नेम ऑफ अकाउंट, और मेरा क्या है, डेबिट है, और यहाँ पर क्रेडिट है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं उठाती हूँ अपनी लेजर्स। देखो, सबसे पहले मेरा क्या है, कैश अकाउंट है। मैं लिखती हूँ कैश अकाउंट, फर्स्ट नंबर कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में मुझे कितना बैलेंस लिखना है, देखो मैंने बताया था, हमने बैलेंस तो इधर डाला है, लेकिन अमाउंट साइड किसकी ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो किस साइड मेरा, मैं ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखूंगी, डेबिट साइड ही लिखूंगी।
तो अमाउंट क्या है 3185, ये मेरा किस में आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड 3185। सेकेंड नंबर पे मेरा क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में मेरा क्या है, कैश क्रेडिट साइड ज़्यादा था, ये मैंने बैलेंस निकाल के 10,000 लिख दिया, बाकी मैंने नीचे बॉट डाउन किया तो 10,000 मेरा क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। तो मैं लिखूंगी ये सब, देखो सिर्फ इसमें ना ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कौन सी साइड डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि जो भी साइड हाईएस्ट अमाउंट है ना, क्योंकि दूसरी साइड तो हमने सिर्फ बैलेंस करने के लिए डाली हुई है, तो जो साइड हाईएस्ट अमाउंट है उसी साइड डलेगी। अब देखो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, हमने बैलेंस की साइड निकाला, क्रेडिट साइड निकालना, और बॉट डाउन करके मैंने डेबिट साइड डाल दिया, तो किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड आना चाहिए 6900। अब ऐसे ही मेरा क्या है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट मेरा क्या है, कैरी डाउन इस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड बॉट डाउन इस साइड आ रहा है, तो कौन सी हाईएस्ट साइड थी हमारी, डेबिट साइड वाली, तो बॉट डाउन वाली साइड डाल देंगे टू परचेज अकाउंट 725। अब मेरे फिफ्थ नंबर पे देखो क्या है, ये कृष्णा अकाउंट है। कृष्णा में देखो सेल्स हुई थी और उससे कैश रिसीव हो गया 150, इसका इफेक्ट कुछ बैलेंस आया नहीं, तो डालने की जरूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि जितना हमने कृष्णा को सेल किया था उतना उससे हमें अमाउंट रिसीव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मेरी सेल्स अकाउंट है। सेल अकाउंट में मेरा कहाँ बैलेंस आ रहा है 950, और बॉट डाउन करिए क्रेडिट साइड आ रहा है 950, हम क्या करेंगे सेल्स अकाउंट के डाल के क्रेडिट साइड डाल देंगे 950। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, शाम अकाउंट है। शाम अकाउंट से हमने परचेज की शाम से, और उसको कैश भी दे दिया, डिस्काउंट भी दे दिया, उसका अकाउंट नलीफाई कर दिया, और कोई भी हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं बची। आगे चलते हैं हम, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने 10 रुपीज़ का है हमारा, तो हमारी कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। डिस्काउंट देखो क्लियर हो रहा है ना, कौन सी साइड आनी चाहिए, जिस साइड का हाईएस्ट बैलेंस अमाउंट था उस साइड का हमारा, उस साइड हमें डालनी है। अब क्या है, रेंट अकाउंट है। रेंट अकाउंट मेरे कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड, 50 रुपीज़। अब उसके बाद मेरा क्या बचा, सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट मेरा किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड 100 रुपीज़, सॉरी किस साइड आ रहा है मेरा, डेबिट साइड आ रहा है 100 रुपीज़। ये आई एस था, यहाँ पर हमने कैरी डाउन किए 100 रुपीज़, तो सैलरी अकाउंट मेरा किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। ये सी डी है, यहाँ पर हम बैलेंस बी डी करके डेबिट साइड लिखेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट साइड 100 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, इन सबका टोटल करना है। इन सबका टोटल करके मेरे पास कितना आ रहा है, 10,960। इसका से पता लग रहा है कि मैंने सारी जर्नल लेजर सब कुछ ठीक बनाया, कि मेरा ट्रायल बैलेंस भी मैच हो गया। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को। इसमें मैंने क्या क्या किया है, इसमें मैंने सारे लेजर्स के जो भी बैलेंसेस थे वो अपने ट्रायल बैलेंस में डाल दिए, जिससे इजीली मुझे पता लग जाए। आप देखो सबको इस सिर्फ 8 नेम ऑफ अकाउंट से मुझे पता लग रहा है कि मेरे बुक्स में किस किस के बैलेंसेस खड़े हुए हैं, कितने कितने बैलेंसेस खड़े हुए हैं। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। अब मुझे इतना ज़्यादा लेजर जनरल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही पूरी जनरल लेजर का काम कर रहे हैं, और मेरा बहुत टाइम सेव हो रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि मुझे मेरे बहुत घंटे लग जाते हैं जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो चलिए और इलुस्ट्रेशंस लेते हैं और करते हैं इलुस्ट्रेशंस। तो देखो ये है मेरा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन को बताने से पहले मैं एक चीज़ और समझाऊंगी। देखो ट्रायल बैलेंस हमारे दो चीज़ों से बनते हैं।
एक तो हमें लेजर्स दे रखा है, एक तो हमें लेजर दे रखा है, हम लेजर के बैलेंसेस पोस्ट कर दे, या फिर हम विदाउट लेजर बनाते हैं। ठीक है, विदाउट लेजर हम कैसे बनाते हैं, देखो हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ी थी टर्म क्लियर, CLEAR, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, अब तो सबको याद होगी। लाइबिलिटी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसको खोल के देख लेना एक बार, आपको बहुत अच्छे से मॉडर्न अप्रोच सिखाया हुआ है मैंने, उससे जर्नल एंट्री इतनी आसानी से बन जाएगी आपकी। ए स्टैंड फॉर एसेट, आर स्टैंड फॉर रिवेन्यू। तो जैसे हमें ये याद रखना है, देखो ई और ए का जो है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और बाकी जो रिमेनिंग है कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू, इसके बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेशल केस होते हैं, वो हम केस अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंस और एसेट के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये तो हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, क्लियर ये चीज़। तो हमें अब दे रखे होंगे इलस्ट्रेशंस में कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हमें बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस किस के बैलेंसेस क्रेडिट होंगे, किस किस के डेबिट होंगे, उसके बेसिस पे हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आइए इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। हमारा ये इलस्ट्रेशन है जिसमें मुझे प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस, और मेरे को सब कुछ दे रखा है कैपिटल। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मेरा जो कैपिटल है, कैपिटल किस में है, मेरा लाइबिलिटी है, तो मेरा क्या है, इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो हम बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस, और धीरे धीरे हम सारे चीज़ें अपनी कवर करेंगे। ये मेरा डेबिट बैलेंस है, ये मेरा अमाउंट है, ये क्रेडिट है, और ये अमाउंट इन रुपी, इन रुपी। तो सबसे पहले मेरा आता है कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है, किस साइड डालूंगी मैं, क्रेडिट साइड डाल दूंगी। ये आ गया मेरा कैपिटल 8000। नेक्स्ट मेरा क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स मेरे कौन से होते हैं, गंदे डेटर्स होते हैं जिन्होंने मुझे मना कर दिया, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, मैंने किसी को सेल की है तो उसने वापस आने के पैसे वापस देने के लिए मना कर दिया। देखो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इसे, बैड डेट्स वाली टर्म को, और मैंने जर्नल एंट्रीज में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इसको। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है अभी भी बैड डेट्स वाली टर्म में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना एक बार। तो बैड डेट्स गंदे डेटर्स होते हैं जिन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। इसके साथ हमारा क्या आएगा, एक एक वर्ड और जुड़ गया, रिकवर्ड। मतलब बैड डेट से जिन डेटर्स ने मुझे मना कर दिया था कि मैं पैसे नहीं दे रहा, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, वो रिकवर्ड हो गए। अगर कोई चीज़ मैंने पहले लॉस घोषित कर दी हो कि मेरे को मिल नहीं रहा, ये गंदे डेटर्स है मुझे पैसे नहीं दे रहे, और अब मेरे को पता लगे कि वो उससे मुझे पैसे मिल गए, तो मैं उससे ये क्या कहूँगी, ये मेरे क्रेडिट साइड आएंगे, ये मेरी इनकम हो जाएगी। इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बैड डेट्स रिकवर्ड 250 रुपीज़। आगे देखो मेरी क्या है, मेरे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। और देखो इसमें एक शॉर्टकट और बताओ, क्रेडिटर से ORS हटा लो तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट, वो वाली वो भी वैसे भी हम रख कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिटर्स क्या हमारी लाइबिलिटी है, यू हैव टू पे इट, तो ये क्रेडिट साइड आएगी, क्रेडिटर्स 1250। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब देखो हमने बचपन में दो चीज़ें पढ़ी हुई है, एक इन होता है और एक आउट। इन क्या होता है, अंदर घुसता है, आउट क्या होता है, बाहर निकलता है। अब इसके साथ हमारा क्या आएगा, रिटर्न ऐड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब बनता है कि जो हमारे पास बाहर चला गया, मेरे गुड्स बाहर चले गए, बाहर कौन से गुड्स जाएंगे, जो मैंने अंदर लिए होंगे, अंदर कौन से लिए होंगे, मैंने परचेज लिए होंगे, जो मैंने परचेज किया है वो मैंने बाहर दे दिए, रिटर्न आउटवर्ड, वापस चले गए, बाहर चले गए। तो बाहर कौन से गुड्स गए होंगे, जो मैंने परचेज किए होंगे, जो मैंने अंदर लिए होंगे। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब है, रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है, ये परचेज रिटर्न। क्लियर, इसको नाम दे दिया हमने रिटर्न आउटवर्ड, बाहर रिटर्न, बाहर चले गए, आउटवर्ड चले गए, बाहर चले गए, तो रिटर्न आउटवर्ड को क्या मैं बोलती हूँ, परचेज रिटर्न। और ऐसे इन है, इन मतलब मैंने सेल्स किया होगा, मैंने किसी को दे दिए होंगे गुड्स, अब वापस दे दिए उसने मुझे, रिटर्न इनवर्ड, इसका नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। तो इसने मुझे वापस कर दिए, तो इसका नाम क्या हो गया, सेल रिटर्न। क्लियर, दो टर्म्स हो गई मेरी, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। समझ आ गई, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड बाहर जा रहे हैं, बाहर कौन से गुड्स जाएंगे, जो मैंने खरीदे थे। और रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न है, जो मैंने बाहर दी थी वो मुझे वापस अंदर आ रही है। तो मेरी क्लियर हुई है। तो मेरी अब रिटर्न इनवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न है, परचेज मेरा क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न आउटवर्ड मेरी क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो मैं इसको लिख देती हूँ क्रेडिट साइड पे, रिटर्न आउटवर्ड किस अमाउंट से है, 1570। अब आगे है मेरा रेंट है, देखो रेंट क्या है, खर्चा है, डेबिट होगा, एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं। सैलरी क्या है, खर्चा है, डेबिट होगा, 850 डेबिट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंस क्या है, डेबिट होगा, खर्चा है मेरा, तो तीनों लाइन लगा के मेरे क्या है, डेबिट है, तीनों मेरे खर्चे, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। तो रेंट किस अमाउंट से, 360 से। उसके बाद सैलरीज 850 से। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस 300 से, ये सारे मेरे डेबिट होंगे। एक्सपेंस का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद मेरे क्या आ रहा है, कैश इन हैंड। कैश क्या होता है मेरा, एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, कैश इन हैंड 210। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक हमेशा, स्टॉक का क्या है, स्टॉक किसमें क्लासिफाइड होता है, किसमें कैटेगराइज होता है, एसेट में होता है, तो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो स्टॉक को हमेशा डेबिट साइड डालेंगे। क्लियर है ना, हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है, ऊपर जो मैंने आपको क्लियर वर्ड बताया था उसमें किसमें कैटेगराइज होता है, उसके हिसाब से मैंने इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पता लगा लिया। तो स्टॉक का मेरा कितना है, 2450। अब आगे क्या है, आगे मेरा क्या है, परचेज। परचेज मेरा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो मैं परचेज को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। आगे मेरा क्या आता है, आगे मेरा है डेटर्स। डेटर्स का क्या बैलेंस है, 7580। डेटर्स क्या है, एसेट्स का ही पार्ट है, एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद मेरा क्या है, बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट मेरा क्या है, बैंक ही है, बैंक किसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है। भाई बैंक किसका पार्ट है, एसेट का पार्ट है, और एसेट क्या होते हैं मेरे, डेबिट होते हैं, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैंक डिपॉजिट्स, डेबिट साइड 2750। उसके बाद देखो मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमने दिया है, डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है, तो मेरा क्या है, खर्चा है, मेरा लॉस ही तो है, मैं किसी को डिस्काउंट दे रही हूँ, 200 की बजाय 180 में दे रही हूँ, तो मेरा खर्च लॉस ही है। लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद मेरी क्या है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग भी मैंने आपको पहले बता रखा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का डेबिट होता है। दूसरी वे में कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है कि वो ऑनर विड्रॉ कर लेता है ड्राइंग, ये भी मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की क्लास में बहुत अच्छे से ड्राइंग डिस्क्राइब की हुई है। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको मैं डेबिट साइड लिख देती हूँ, ड्राइंग्स। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या आता है,
मेरा नेक्स्ट आता है रिटर्न इनवर्ड। वही मैंने आपको बताया था, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स हमारे हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट होगी। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट मेरी क्या आती है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा है सेल्स। सेल्स कितने की है, 13,690। तो मैं क्या लिखूंगी, क्रेडिट साइड। सेल्स क्या होती है, रिवेन्यू है, रिवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद मेरा क्या है, बिल पेबल। बिल पेबल क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, यू हैव टू पे इट। बिल पेबल मेरा क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद क्या है मेरी, ग्रांट रिसीव। कुछ ग्रांट मेरे को रिसीव्ड हुई है, ये भी मेरी क्या है, मुनाफा है, इनकम है, गेन है। ये मेरी किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। 1,000 रुपी। ठीक है, क्लियर। हमने सारे एक्सपेंस और एसेट को डेबिट साइड डाल दिया, सारी कैपिटल लाइबिलिटी और रिवेन्यू को क्रेडिट साइड डाल दिया। उसको करके हमारा बन गया ट्रायल बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा कितना होगा, इन सबको टोटल करके क्या आया, 27,460, 27,460 रुपये। इससे मैच होकर इससे पता लग गया कि हमने ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बनाया। जो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड ऑलवेज मैच होनी चाहिए अकाउंटेंसी। अकाउंट्स हमेशा डुअल एस्पेक्ट्स पे काम करता है। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो रही है, मेरा ट्रायल बैलेंस ठीक हो गया। और मेरी एंट्रीज सारी मैंने लेजर से जो भी मेरे बैलेंसेस थे वो वाली एंट्रीज भी हमने कर ली है। और जो कि मुझे विदाउट लेजर बनाने हैं वो ट्रायल बैलेंस भी मेरा कवर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें क्या बोला हुआ है, दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ जिगजैग ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिगजैग ट्रेडर्स का। इसे ये बना हुआ है, इसको हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, इसको रीड्राफ्ट करना है हमें। तो क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो क्रेडिट साइड होनी थी वो डेबिट साइड डाल रखी है, जो डेबिट साइड होनी थी वो क्रेडिट साइड डाल रखी है। तो चलिए इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं हम अपना। इन द बुक्स ऑफ जिगजैग ट्रेडर्स, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट्स में। अगर आपको फिर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे होगा, ये इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं आ। देखो पहले वाले में था, हमें दिया हुआ था, हमें ड्राफ्ट करना था। इसमें हमें बना के दे रखा है, हमें गलतियाँ ढूंढनी है, हमें रीड्राफ्ट करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरी बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग किसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है। एसेट हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बिल्डिंग क्या होगा, मेरा डेबिट होगा, ठीक दे रखा है। मैं भी डाल दूंगी बिल्डिंग 60,000 डेबिट में। नेक्स्ट क्या है मेरा, मशीनरी है। मशीनरी मेरा एसेट का ही पार्ट है, किसमें आएगा, डेबिट साइड आएगा मशीनरी। ये मेरा नेक्स्ट मेरा क्या है, पर रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जा रहा है तो मेरा परचेज रिटर्न है। परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। ये गलत दे रखा है, इसको मैं ठीक करूंगी, करेक्ट करूंगी। तो मेरा क्या आएगा, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड। इस अमाउंट से देखो 2600 से। उसके बाद मेरा क्या आ रहा है, बैड डेट्स 2800 के, मतलब वही डेट्स जो गंदे हो गए, देंगे नहीं। तो मेरा क्या है, लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट होता है, बैड डेट्स। इसके बाद मेरा क्या है, कैश है।
कैश मेरा क्या है 400, कैश एसेट्स का ही पार्ट है तो डेबिट साइड आएगा। फिर नेक्स्ट मेरा क्या है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव मेरा क्या है, मुझे किसी ने डिस्काउंट दे दिया तो मेरा क्या है गेन है, तो किस साइड आएगा, मेरा क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद मेरा क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में हमने जितने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं उससे ज़्यादा निकाल लिया। सपोज आपके बैंक में 50,000 रुपये और आपने 70,000 रुपये निकाल लिया, मतलब हमने बैंक से ही लोन ले लिया। काइंड ऑफ लोन है बट टेक्निकल, अगर आप आगे प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ते हो या आगे कभी जॉब करते हो, कुछ भी करते हो अकाउंट से रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एक लिमिट होती है जो बैंक क्लाइंट्स को देता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, कि हाँ पूरे पहले वो उसकी चेक करता है कंपनी जितना मैं उसको दूंगा लोन तो वो वापस करने में कैपेबल है या नहीं है। तो बैंक ओडी भी क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, हमने बैंक से पैसा ज़्यादा निकाल लिया तो हमें उसको पे ऑफ करना है। तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा। बैंक ओडी क्या अमाउंट से, 10,000 के अमाउंट से। उसके बाद देखो मेरे क्या आया है, उसके बाद मेरे क्या है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस है 50,000। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड होती है। तो मेरे आगे क्रेडिटर्स 50,000 के। आगे नेक्स्ट मेरी क्या है, नेक्स्ट मेरी है परचेजेस। परचेजेस हमेशा एक्सपेंस है, हम एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो मेरी आ गई परचेजेस 1 लाख। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट साइड होता है, लाइबिलिटी है, वो ठीक बिल्कुल ठीक आई है। कैपिटल क्या होती है, जो हमने ऑनर से ली होती है उधार पे, तो ये क्रेडिट साइड ही होती है, लाइबिलिटी है, तो ये बिल्कुल ठीक आई है कैपिटल 73,600। उसके बाद क्या है फिक्सचर। उसके बाद क्या है फिक्सचर। फिक्सचर भी मेरे एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया फिक्सचर्स मेरे 5,600 के। नेक्स्ट मेरा क्या है सेल्स। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, रिवेन्यू है, मेरा क्या आएगा क्रेडिट साइड सेल्स 1,04,000। अब नेक्स्ट वन मेरा क्या है डेटर्स। डेटर्स हमेशा एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस है 60,000। उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्या है, मेरा क्या है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव मतलब मैंने इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट मेरे को मिल गया, ये मेरा क्या है गेन है, इनकम है, तो मेरी क्या आएगी क्रेडिट साइड आएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,600। अब चलो इनका टोटल करते हैं। इनका टोटल क्या आएगा हमारा 2,45,800। दोनों साइड हमारी मैच हो गई, ठीक है क्लियर। ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा था, इसमें गलत दे रखा था, इसमें जो चीज़ें डेबिट होनी थी वो क्रेडिट दे रखी थी, क्रेडिट जो होनी थी वो डेबिट दे रखी थी, तो हमने उसको करेक्ट करके अपना रीड्राफ्ट कर लिया ट्रायल बैलेंस और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें असाइन कर। अब देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। ठीक है, कुछ सर्टेन मिस्टेक्स है वो हमें करेक्ट करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्या मतलब निकल रहा है, जो हमने गुड्स, सपोज हमारा गारमेंट्स का शॉप, गारमेंट्स में हम शर्ट्स बेचते, मैंने 100 शर्ट सोल्ड की है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मतलब मेरा क्या है, जो मैंने सेल्स की है, जो मैंने गुड सोल्ड की है 100 शर्ट, उसकी क्या कॉस्ट थी। सपोज मैंने 1 लाख की वो सोल्ड की है, तो उसकी मेरी कॉस्ट क्या थी, तो वो मेरी 70 थी, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ 70,000 को मेरा कॉस्ट है जो भी मैंने गुड्स बेचा है। ये मेरा सेल्स प्राइस है और ये मेरी कॉस्ट है जो उस गुड्स की जो मैंने सोल्ड आउट किया। क्लियर, आपको ये टर्म समझ आई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, कि वो गुड्स जो मैंने सोल्ड किया उसकी क्या मेरी कॉस्ट है।
ठीक है। अब मेरी, इसको मैं शॉर्ट में बोलती हूँ COGS, COGS भी मैं बोलती हूँ। COGS मेरा कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। जितनी मेरी ओपनिंग की वैल्यू थी, ओपनिंग में जितना भी परचेज, जितना वैल्यू था मेरा ओपनिंग स्टॉक का, प्लस जितना मेरा मैंने खरीदा है उसमें मेरी जितनी वैल्यू थी, माइनस मेरी क्लोजिंग स्टॉक में जो भी मेरा शर्ट बची हुई है उसकी कितनी वैल्यू, उससे मेरी क्या निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज मेरी ओपनिंग वैल्यू थी 70,000 थी शर्ट्स की, मैंने 50,000 की और शर्ट परचेज कर ली, और मेरे पास वो शर्ट्स जिनकी वैल्यू 20,000 है वो अभी रखी हुई है, तो मेरी क्या होगी? जो भी मैंने गुड सेल्ड आउट किया उसकी मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख। क्लियर? समझ आ रहा है ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे भी और ट्रायल बैलेंस के हिसाब से भी, कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली टर्म समझना। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? आपकी जो ओपनिंग प्राइस है, आपकी जो ओपनिंग है प्लस जो आपकी परचेजेस है माइनस जो आपकी क्लोजिंग है, उससे मेरा कॉस्ट निकलती है कि जो जो मैंने, मतलब मेरे पास जो शर्ट रखी हुई थी पहले की, जो मैंने परचेज किया और जो मेरे पास अब हुई है, उसको ही तो, तीन चीज़ों को ही तो माइनस करके मेरा स्टॉक निकलेगा। सही बात नहीं है? तो देखो ट्रायल बैलेंस में एक और ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी चीज़ है, ट्रायल बैलेंस में हम कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते। क्यों नहीं लेते मैम? आप तो मुझे रट्टा मरवा रहे। अरे नहीं बच्चा, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना, इसका भी लॉजिक है। हम क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो आपका ओपनिंग होता है और जो आपका परचेजेज होता है उसके अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड होता है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकलता कैसे है? क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकलता है ओपनिंग में से। देखो अभी सपोज मेरी मेरी शॉप, मैं बता रही हूँ जैसे गारमेंट की शॉप है, मेरा 100 शर्टें रखी हुई थी, 200 शर्ट मैंने परचेज की, ठीक है। तो मेरे पास अभी ऑन द स्पॉट कितनी शर्टें बची? 300 शर्टें बची। और अगर मैं सेल्स कर दूं तो मेरे पास कितनी शर्टें बची? 200 शर्टें बची। तो मेरे जो क्लोजिंग स्टॉक होती है उसमें हमेशा मेरा ओपनिंग और परचेज स्टॉक इंक्लूड होता है। इसलिए डुप्लीकेशन ना हो जाए, मैं कभी भी ट्रायल बैलेंस में स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेती, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है मेरा ओपनिंग में भी और परचेजेस में। क्लियर? अब चलो हम ये इलुस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या मतलब है? इसके अंदर परचेज इंक्लूड है, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रखा है। अब मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक तो हम कंसिडर करते ही नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो अब हमें क्या करना होगा? क्लोजिंग स्टॉक का नलीफाई करना होगा जो हमने कंसिडर किया हुआ है। तो हम अपना ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं। ये मेरा हो गया डेबिट बैलेंस, ये मेरा हो गया क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट इन रुपी, क्लियर? अब देखो सबसे पहले मेरा क्या है? सबसे पहले मेरा आ रहा है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सबसे पहले मेरा आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? मेरा ओपनिंग इंक्लूड है, मेरा परचेज इंक्लूड है और मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को हम कंसिडर नहीं करते, तो मुझे इसका इफेक्ट नलीफाई करना है। इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी? मुझे आगे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्रेडिट साइड दे रखा है, तो मुझे क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर नहीं करना, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? ट्रायल बैलेंस में, रिड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक ले लूंगी। ऊपर माइनस किया हुआ है तो मैंने ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया, तो मेरा क्या हो गया? नलीफाई हो गया वो अकाउंट। क्लियर?
अब देखो आगे क्या है मेरा, डेटर्स है। डेटर्स का क्या मेरा डेबिट बैलेंस होता है, इन्होंने क्रेडिट ले रखा है, गलत ले रखा है। मैं डेटर्स को डाल दूंगी यहाँ पर 60,000। आगे मेरा क्या है, मेरा क्रेडिटर्स है 30,000, सही ले रखा है। मैं भी डाल देती हूँ क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड 30,000। उसके बाद मेरा क्या दे रखा है, उसके बाद मेरा देखा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ठीक डाल रखा है डेबिट साइड, मैं भी डाल देती हूँ फिक्स्ड एसेट्स। देन मेरा क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक मैं ऑलरेडी टेकन कर चुकी हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो मैं ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर इग्नोर कर दूंगी। भाई मैं तेरे को दो बार क्यों लूँ, मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पर नहीं डालूंगी। अब नेक्स्ट मेरा क्या आता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मेरे कितने हैं, 20,000 क्रेडिट ले रखा है। एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, सेल्स। सेल्स मेरा क्या है, रिवेन्यू है। रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट होती है, तो मेरा सेल्स आ गया ये 2 लाख का। देन मेरा क्या है, कैपिटल। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो मेरी कैपिटल आ गई यहाँ पर 90,000 की। अब मैं क्या करूंगी, टोटलिंग करूंगी। कितना आया टोटल, 3,20,000। 3,20,000 हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस मैच। देखो इस इलस्ट्रेशन में हमने क्या नया सीखा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टर्म सीखी, और ये पता लगा ट्रायल बैलेंस में मैं कभी भी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने ओपनिंग में और परचेजेस में इंक्लूड किया होता है। तो डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए मैं ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं कंसिडर करती। अगर कंसिडर किया होता है, अगर ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि एडजस्टेड है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी होती है, तो मैं कंसिडर करती हूँ, जैसे हमने इसमें भी किया, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए उसको डेबिट साइड दिखा दिया। क्लियर, तो ये मेरा हो गया ट्रायल बैलेंस। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी आपकी रेज हो रही है या कुछ भी डाउट्स आपके रह गए हैं क्लियर करना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मेल कर दो, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरी आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाए। मेरा बेसिक मोटिव यही है कि मैं आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो, और आपके कॉन्सेप्ट बहुत पक्के हो, जिससे आगे आप लाइफ में अच्छे प्रोफेशनल कोर्स कर पाओ और अपना करियर बना पाओ। क्योंकि अगर हमारी 11th की अकाउंट स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो हमें आगे आके दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ यहीं पर। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।